चलिए जी, हो जाए। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले आप। तेजी से बताना है। नंबर एक का आंसर, 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वह चुनना है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया, यह गलत है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित नहीं हुआ था। और किसका अधिकार स्थापित हुआ था? डच का। किसका? डच का। इसलिए गलत है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया था। गलत है, फ्रांस का नहीं, डच का। ठीक है, इसको सुधार कर ठीक कर लेना है। इंग्लैंड, हॉलैंड तथा फ्रांस जैसे देशों में विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ा, यह सही है। श्रीलंका, मलाया तथा भारत की व्यापारिक गतिविधियों पर ब्रिटिश का आधिपत्य रहा, यह सही है। और इसका मतलब है कि पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर हो जाएगा ए। आप आइए यहां देखिए, अब है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। पूछ रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज, क्या कारण? तो अब देखें, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये सही है। कंपनी की सेना पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, सही। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, बिल्कुल सही है। जब सही है, इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब पूछ रहा था सब सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या सहमत हैं आप? जब सही है, टोटल सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि टोटल सही। आगे बढ़े हम। तेरी मैसेज भी करते जाएं एकदम आराम से। देखिए यहाँ पर, रणजीत सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका संबंध शुक्राचार्य मिशल से था, सही है। इन्होंने सतलज के पश्चिम में सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज स्थापित किया था, यह भी सही है। भू राजस्व का हिसाब 40% सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर लगाया, यह भी सही है। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से एक शक्तिशाली एवं अनुशासित फौज तैयार की, यह भी सही है। यह भी सही। तो प्रयुक्त में से कितने कथन सही है? सही पूछ रहा है ना, तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन। उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में से अधिक। जब चारों सही है तो इसमें क्या दिया? उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या कोई डाउट है? कोई डाउट है तो तेजी से बोलना है, आते जाना है। और ऐसा नहीं है हर कदम पर टीचर ही सही हो, कोई जरूरी नहीं है। कुछ कदम पर विद्यार्थी भी सही होते हैं। बात समझ रहे हैं? हर कदम पर टीचर सही हो कोई जरूरी नहीं, कुछ कदम पर आप भी सही हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जो आप, हो सकता है बहुत ऐसा चीज है जो आप जान रहे हैं हम नहीं जान रहे, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कुछ चीज ऐसा है जो आप जानते हैं, बराबर इतिहासकार नहीं जानता था, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? समझ रहे हैं? इसलिए नो घमंड। तो अब देखें कि रणजीत सिंह की बात करते थे। रणजीत सिंह की कितनी राजधानियां थी? 2। देख,
जो हम डिस्कशन कराते हैं उसका कॉपी हमें दिखाना है। खूब तजुर्बा है गायत्री सिंह, एकदम एकदम तजुर्बा है। आप में क्या तजुर्बा है आपको पता नहीं चलेगा, सामने वाले को पता चलता है, समझे। अब देखिए यहां पर जो हम लिखाते हैं मेरा कॉपी अलग रखना है, ताकि एग्जाम के बाद आप प्रमाण के तौर पर हमें प्रस्तुत कर सकें, सर आप पढ़ाए थे, देखिए क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पैटर्न पर पूछेगा, पैटर्न पर पूछेगा तो इतना क्वेश्चन जरूर बन जाएगा जितना में रिजल्ट होता है, वह कॉपी अलग से बना के रखिए ताकि आप हमें प्रस्तुत कर सकें। आइए यहां पर, तो रणजीत सिंह की कितनी राजधानियां थी, तो 2 राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी। कौन कौन, लाहौर और अमृतसर एवं अमृतसर। लाहौर रणजीत सिंह की कौन सी राजधानी थी, राजनीतिक। अमृतसर रणजीत सिंह की कौन सी राजधानी थी, धार्मिक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि राजनीतिक राजधानी कौन, तो लाहौर, और धार्मिक राजधानी कौन, तो अमृतसर। लेकिन अगर धार्मिक और राजनीतिक नहीं करके सिर्फ राजधानी पूछता है और दोनों ऑप्शन में होगा लाहौर और अमृतसर, तो सही आंसर होगा लाहौर, समझ गए। आइए आप निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार अर्थात ब्रिटिश माल के अवैध भारत प्रवेश की नीति अपनाई, सही है। भारतीय दस्तकारी को अब ब्रिटेन की मशीनों से बने माल के साथ कष्टदायक और समान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 है। तो आप देखेंगे किस में पूछ रहा है, सही ना, सही चुनने के लिए तो कौन होगा, 1 और 2 सी। 1813 के एक्ट के तहत, 1813 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार में कटौती की गई। 1813 के एक्ट के तहत ईसाई को भारत आने एवं अपने धर्म के प्रचार का अधिकार दिया गया। 1813 के एक्ट के तहत और पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। आप देखें यहाँ पर 1813 के एक्ट के तहत, 1813 के एक्ट के तहत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार में कटौती की गई, इस एक्ट के तहत प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया, 1 लाख रुपया खर्च किया गया। 1813 के एक्ट के तहत ईसाइयों को भारत आने एवं अपने धर्म के प्रचार का अधिकार दिया गया, आगे बढ़ जाएं। हर एक प्रश्न में हम आपको वक्त देते हैं, आप
हर एक प्रश्न में हमें टोक सकते हैं, मन में कुछ नहीं रखना है, कहीं आप ही सही हो सकते हैं, तो जरूरी है हर जगह हम ही सही हों। आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं था जब आचार्य द्रोण और अर्जुन में युद्ध हो रहा था, आचार्य द्रोण ने कहा था कि मेरा शिष्य है, किसी और के बस का चीज नहीं जो अर्जुन को हरा देना। कर्ण को बार बार आचार्य द्रोण कहते थे कि कर्ण तुम वीर हो, नो डाउट, लेकिन अर्जुन का मुकाबला करने लायक तुम नहीं है। और कर्ण ज्यादा तुम चिल्लाओ मत। जब विराट का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में हम भी थे, आचार्य कृपाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, दुर्योधन भी था, और कर्ण तुम भी थे। अकेले अर्जुन सभी को पराजित कर दिया था, और तुम्हारी लड़ाई 5 पांडव से होने जा रही है। तो जब युद्ध हुआ तो उस दिन अर्जुन को मारना था, जयद्रथ को कहा था कि आज हम जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले नहीं मारे तो फिर अग्नि समाधि ले लेंगे। तो फिर सामने आ जाते हैं आचार्य द्रोण, गुरु आ जाते हैं, होने लगता है युद्ध, और अर्जुन फिर चल देता है। आचार्य द्रोण कहते हैं कि तुम एक कुंती पुत्र, बिना हमें पराजित किए है तुम चल जा रहे हो। अर्जुन कहता है गुरु आपको पराजित करना संभव नहीं है, हम आपसे युद्ध के लिए नहीं आए थे, तीर चलाकर हम आपसे आशीर्वाद लेकर आए थे, इसे मारना है उसे मार कर। तो एक वक्त फिर आता है जहां पर जयद्रथ की हत्या होती है। कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ कुछ होते हैं, हम तो बोर्डे पर है। नहीं ना, रुकिए पहले। हाँ हो गया, आप आइए 5 में। 5 की बात करते हैं। अब बात करने का वक्त नहीं रहा, सारा समय चला गया। अब देखें, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यहां पर क्या है, सही का पूछ रहा है। जब सही या सत्य और सत्य की बात होती, इसे घेर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपसे मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पर देखें कि रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यह सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही है। कर लगने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, सही है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? 1, 2, 3, एक यानी सभी 3। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। समझ गए? मध्यकालीन भारतीय इतिहास का शासक कौन था जो रैयतवारी प्रथा प्रारंभ किया था? मध्यकालीन भारतीय इतिहास का शासक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, जिसने क्या किया था? रैयतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। ब्रिटिश का बताइए। आइए इसका फिर हाँ बिल्कुल, आइए। क्या है कि जो इनमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहां की घास और झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे, सही है। झूम खेती ऐसा ही होती। ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे, यह भी सही है। क्योंकि 1 और 2 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। आइए
पूछेगा उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मणिपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु विद्रोह को दबा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये कौन थे? टिकेंद्र सिंह। और ये कब हुआ था विद्रोह? 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में। और ये विद्रोह किसके विरोधी था? तो ब्रिटिश विरोधी। ब्रिटिश विरोधी ये विद्रोह था। और इस विद्रोह में किसकी हत्या कर दी गई? हत्या कर किसकी की गई थी? किसकी? टिकेंद्र जीत सिंह की। पूछेगा कि मणिपुर में विद्रोह कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। यह विद्रोह किसके विरोध था? ब्रिटिश विरोधी। और इस विद्रोह में किसकी हत्या हुई थी? टिकेंद्र जीत सिंह के। आइए पूछेगा समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोलिए जी, बोलते जाना है, एकदम आराम से बोलते जाना है। आइए यहां पर आप देखिए इसका क्या है। 1848 ईस्वी में उन्होंने निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोला। ये भाई सही है? सही नहीं है, चुनना है। उन्होंने ज्योतिबा ने दलितों के उद्धार का जो महान कार्य किया उसके लिए उन्हें महात्मा की पदवी प्रदान की गई। यह भी सही है। और ये स्कूल कहाँ खोला था? तो पूना में। तो सही नहीं है चुनना, जबकि दोनों सही है। दोनों सही है तो क्या होगा? सही नहीं है, लेकिन जबकि दोनों सही है, इसमें क्या होगा? एक उपर्युक्त में से, उनमें से कोई नहीं। क्या? सही नहीं चुनना, जबकि दोनों सही है। जब दोनों सही है तो इसका आंसर क्या होगा? एक उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना? क्योंकि दोनों सही है। और इसमें चुनना कौन है? इनमें से नहीं है। जब दोनों सही है तो फिर आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। यही। आइए ज्योतिबा फूले, देखो यहां पर ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा ज्योतिबा फूले ने पूना में 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था एवं गुलामगिरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। क्या डाउट है? बोलिए, तेज बोलना। क्या डाउट है? संजय दास, बोलिए क्या डाउट है? डाउट है तो बोलना है, तेज बोलना, समय कम है। आइए, नहीं कर रहा है तो यहाँ क्या है? दोनों सत्य है। पूछ रहा है फिर जो सत्य नहीं है, लेकिन जब दोनों सत्य है तो दोनों सत्य में क्या दीजिएगा? इनमें से कोई नहीं। आइए आप, निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखें यहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सही है, बांग्ला। अप्पा राव तेलुगु, यह भी सही है। फकीर मोहन सेनापति उड़िया, यह भी सही है। के सुब्रमण्यम भारती तमिल, यह भी सही है। इसका सही क्या होगा?
जब सही सही है और जब सभी सही है तो इसका होगा क्या, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक ना। आइए, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट, यह सही है। और 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई थी, समझ गए। और यहीं से अंग्रेजी शिक्षा के बीजारोपण की शुरुआत भी होती है। आइए, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंडस्ट्री 1813, इसमें यह भी दिया गया रिपोर्ट कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया अनुदान दिया जाए। और प्राच्यविद एवं आंगनविद विवाद, इसमें भी यह निर्धारण हुआ लास्ट में कि शिक्षा का माध्यम इंग्लिश को बनाया जाए। और इस प्रकार इसका सही आंसर 1, 2, 3। तो चूंकि 1, 2, 3 किसी भी नहीं है, और तो इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते क्या है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में मैकाले की सिफारिश पर, लास्ट में फाइनली लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया। देखिए, जो चीज बोले, ये प्रश्न पूछे या ना पूछे, जो चीज हम बोल रहे हैं वही प्रश्न रहेगा। देखिए यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। आइए अब देखिए, इस आंदोलन को जल्दी बनाइए, वरना प्रारंभ में बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बंग भंग विरोधी की जब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में, कब? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को क्या बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? बंग भंग आंदोलन। अब बंग भंग आंदोलन को क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने और स्वदेशी आंदोलन के समय एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का संचार किया था।
एकता का संचार किया था। और यहाँ पर अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, लेकिन गरम दल के पहले नेता थे जिन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया था, जिन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया था। गायत्री जी, कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और गायत्री जी के साथ ये बात है कि इनके जो हस्बैंड हैं वो मेरा जवान है, वह हमसे पढ़ा था, वह मेरा जवान है, हमसे पढ़ा था। और ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे जवान का वाइफ भी हमसे पढ़ रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और गर्व की बात तब होगी जब आप कंपीट करके, जब आप कंपीट करके आगे बढ़ते हैं। और कंपीट करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप ही लोगों में से कोई कंपीट करता है। बात समझ गए? अब देखिए यहां पर, यहां देखिए, रोलेट एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोलेट एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों द्वारा विरोध के बावजूद रोलेट कानून बनाया, और ये सही है। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करना है। आशुतोष कुमार पासवान, अमित केसरी, कुमारी संध्या और अनामिका भारती, विकास कुमार, जितने लोग हैं आराम से पढ़िए, टेंशन लेकर कोई काम नहीं करना, आराम से एकदम चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए पढ़ना है। और इस कानून में सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चला सकती है और उसे दंड बिना जेल में बंद कर सकती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? और दोनों सत्य है, तो कौन होगा? सी। रोलेट एक्ट 1919 के रोलेट एक्ट के पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करना। और रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, ना वकील, ना अपील एवं ना दलील। आप पूछेगा 1919 के एक्ट को क्या कहते हैं? 1919 के एक्ट को क्या कहते हैं? एक्ट को हम कहते हैं क्या? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट को हम क्या कहते हैं? काला कानून। काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, अधिनियम, ना वकील, ना अपील एवं ना दलील के नाम जानते हैं, ना दलील के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। आइए, इनमें से कौन सी मराठी द्रविड़ वर्ग में शामिल नहीं है? 23 है, बताइए इसका जवाब क्या? मराठी। अब यहां पर द्रविड़ वर्ग में कौन कौन भाषा को शामिल किया गया है? कन्नड़, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मलयालम 3। आइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित के। भारतनाट्यम ये कहां पर है? तमिलनाडु। कथक कहां का? उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी कहां? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहां? केरल। अब इसको मिलाइए, ए का क्या होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3।
आप आइए, यहां देखिए, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहां धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों वास्तुकला विद्यमान थी। सही है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर तुर्की प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यह भी सही है। तो जब दोनों सही है तो सही नहीं है चुनना है। इसमें क्या होगा? ई, इनमें से कोई नहीं। क्या बात सही है? ठीक से बोलिए, बात सही है, जल्दी से बोलना है। अब देखिए, भारतीय इस्लामिक भारतीय इस्लामिक कला की प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता है क्या? मेहराब, गुंबद, क्या क्या है? मेहराब, गुंबद एवं मीनारे। सही है। आगे बढ़ जाए, आइए। देखिए, नागर शैली के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की शैली है। सही है। इसके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। गलत है। इसके प्रवेश द्वार मतलब द्रविड़ शैली के मंदिर जो थे, द्रविड़ शैली, याद रखिएगा, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली शैली के मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा। इसके गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास गंगा यमुना की प्रतिमाएं हैं। सही है। यह संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे वेदिका पर बनाए गए। यह भी सही है। तो कौन सा सही है चुनना है? तो सही कौन है? 1, 3, 4। 1, 3, 4 किसी में है? क्या है? 1, 3, 4 है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। समझ गए बात को? उस समय मंदिर निर्माण करने की उस समय मंदिर निर्माण करने के 3 शैली प्रचलन में थी। मंदिर निर्माण करने के उस समय मंदिर निर्माण की 3 शैली प्रचलन में थी। ये 3 शैली प्रचलन में थी। 3 शैली प्रचलन में थी। नंबर 1, नागर शैली। इसका प्रचलन हिमालय से लेकर विंध्य तक। नंबर 2, बेसर शैली। इसका प्रचलन विंध्य से लेकर कृष्णा नदी। और द्रविड़ शैली, इसका प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक प्रचलन में। क्लियर है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, आइए अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन को चुनें। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बिल्कुल सही है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हमें बुद्ध की प्रतिमा या आकृतियों के दर्शन नहीं होते थे। गलत है। पटना के दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति सफेद
यानी सही है, एकदम सही है। सही 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 सही। पटना के दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति सफेद संगमरमर की बनी है। गलत है, बलुआ पत्थर की बनी है। किसकी बनी है? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। तो इसमें क्या असत्य कथन चुनना है? तो असत्य कथन चुनना है, सी होगा इसका आंसर, सी। आइए, दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि क्यों पड़ा? तेईस जवाब दीजिए, तेईस जवाब देना है। और ये सर्वप्रथम इसकी खोज पाकिस्तानी सी हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। और इसका सही आंसर ये हो। देखिए हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा वर्तमान समय कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन सा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत के कौन जिले? माउंट गोमरी जिले। किस नदी के तट पर? रावी नदी। हड़प्पा का उत्खनन कार्य कब? 1921 ईस्वी। कौन? तो दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन पर। जॉन मार्शल। आइए अब देखिए यहां पर वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरस्वती आर्यों की, और इसमें सही कथन चुनना है। सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी, बिल्कुल। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया, बिल्कुल सही है। आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या है? 1 2 3, 1 2 3 सी। आइए आ जाए। जैन धर्म के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए, सही है। सभी को वस्त्र का त्याग करना चाहिए, ये गलत है। सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही थे। 1 और 3 किस में है? बी। जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत। नंबर 1 अहिंसा, यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण महाव्रत है। नंबर 2 सत्य एवं अमृषा, इसके तहत बताया गया इंसान को हमेशा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। नंबर 3 अस्तेय, इसके तहत बताया बिना अनुमति के दूसरे की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए, यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 अपरिग्रह, अपरिग्रह, इसके तहत बताया गया है जैन भिक्षु को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा? भोग विलास की भावना आएगी। नंबर 5 ब्रह्मचर्य, इसके तहत बताया गया आचरण वैसा ही करो जैसा गुरु ने बताया। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, दोनों सही है। इसलिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बात सही है ना? आ जाए आप आइए। गौरी साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित है, सही है। गौरियों ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ अब्बासी खलीफाओं के मातहत शासकों के रूप में किया था, बिल्कुल सही है। और इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 और 1 और 2 ए। मोहम्मद गौरी कहाँ का रहने वाला था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का था रहने वाला? गौर का। और गौर कहाँ है?
अफगानिस्तान में। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम राज्य की, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। क्लियर? यार गजनी भी अफगानिस्तान में, गजनी भी अफगानिस्तान में है और गौर भी अफगानिस्तान में। रजिया सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित कराया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है। सही है। मिनहाज उस सिराज ने रजिया को उसके भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम बताया। यह भी सही है। होयसल वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार समानता गलत है। तो चूंकि यहाँ सही चुनना है तो 1 और 2 सही, तो 1 और 2 कौन होगा इसका आंसर? रजिया किसकी पुत्री थी? रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश। और रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। रजिया का शासन काल क्या माना जाता है? 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। क्लियर? सल्तनत काल में हिंदू समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में हिंदू समाज की संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ। ब्राह्मण को व्यापार परिवर्तन हुआ? नहीं, परिवर्तन नहीं हुआ। ब्राह्मणों को खेती बाड़ी करने की अनुमति थी। बिल्कुल सही है। शूद्रों को मांस और मदिरा के अतिरिक्त अन्य सभी धंधे करने की छूट थी। सही है। क्योंकि सही चुनना है तो 2 और 3 होगा। 2 और 3 किस में है? बी में। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और पुलिया का निर्माण किया था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम किस राजवंश का शासक था? तो संगम राजवंश का शासक था। और देवराय प्रथम के समय में कौन आया था? इटली वासी। कौन आया था? इटली वासी। कौन था? निकोलो कॉन्टे। मल्लिकार्जुन किस था? संगम राजवंश का शासक। और इसे प्रौढ़ देव, इसे क्या कहा गया? तेज बताओ। ये बताना है मल्लिकार्जुन को क्या कहा गया। तेज बताना है मल्लिकार्जुन को क्या कहा गया? क्या कहा गया? तेज बताओ। आधा तो लिख ही दिए हैं। प्रौढ़ देवराय। आइए यहाँ। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 ईस्वी में। जुलाई क्रांति के तहत फ्रांस की गद्दी पर से किसे हटाया गया था? चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम को हटाया गया था और इसे हटाकर किसे गद्दी बैठाया गया था? लुई फिलिप को। लुई फिलिप।
फ्रांस में जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के सम्राट चार्ल्स दसम को गद्दी से हटा दिया गया और इसके स्थान पर उसके चचेरे भाई लुई फिलिप को गद्दी बैठाया गया। क्लियर है? आइए 27 में आइए। फ्रांसीसी समाजवादी कौन था? फ्रांसीसी समाजवादी कौन था? उपर्युक्त में कोई नहीं। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का। और फ्रेडरिक एंगल कहाँ का था? जर्मनी का। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का था? इंग्लैंड का। तो कार्ल मार्क्स को क्या कहा गया? कार्ल मार्क्स को कहा गया वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा गया। और कार्ल मार्क्स ने क्या नारा दिया था? दुनिया का मजदूर एक हो। और कौन सी पुस्तक की रचना की? दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक की रचना की। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था। उस समय रूस का कोई प्रधानमंत्री नहीं। ये क्वेश्चन में दे दिया है। उस समय रूस में कोई प्रधानमंत्री नहीं। उस समय नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी कर रहा था और बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था? लेनिन। यहां प्रधानमंत्री सब सही नहीं है। और रूसी क्रांति का नायक कौन था? रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना गया? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया। आइए, रूसी क्रांति किस अंतरराष्ट्रीय युद्ध के दौरान हुई थी? और इससे क्या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये रूसी क्रांति क्या हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? 1914 से 1918 ईस्वी। और रूसी क्रांति का समय क्या है? रूसी क्रांति का समय क्या है? 1917 ईस्वी। इस प्रकार रूसी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई और इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। और द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या है? 1939 से 1945 ईस्वी। रूस जापान युद्ध 1905 ईस्वी। ठीक है। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी। इसमें मित्र राष्ट्रों ने किसको पराजित किया था? नेपोलियन को। वाटरलू का युद्ध। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्लीज बताइए, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल झंडा। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1920। कहाँ? जर्मनी में। कहाँ? म्यूनिख। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया था? और सैमुअल एडम्स ने दिया था। और कब दिया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पहला युद्ध कब हुआ था? 18 अप्रैल 1775 ईस्वी। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री था
ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में क्या कहा गया? भारत में नागरिक सेवा का जनक, सेवा का जनक। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम है क्या है? अमेरिका का आधुनिक संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान बना गया। सही है। विश्व में प्रथम बार आधुनिक शैली का प्रजातंत्र स्थापित हुआ। बिल्कुल सही है। अमेरिका विश्व का प्रथम राष्ट्र बना जिसने धर्म चर्च को राजनीतिक मकसदों से अलग कर उसे व्यक्तिगत विषय बनाया। यह भी सही है। उपर्युक्त में से क्या है इसका? उपर्युक्त में से एक से अधिक। और याद रखना है, अमेरिका संसार का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम लिखित संविधान प्रस्तुत किया। अमेरिका संसार का पहला देश है जहां सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना हुई। अमेरिका संसार का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम जनता के लिए समानता एवं मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर? प्रधानमंत्री पद पर। और याद रखना है, इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इटली का एकीकरण किसको जाता है? मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबुल को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? 1939 ईस्वी में। किसके द्वारा? हिटलर द्वारा। कहां पर आक्रमण किया जाना? पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? कहां? हिरोशिमा पर। कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी। बिहार में गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत में। अच्छा, गुप्तकालीन एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख कहां से मिला है? एरन अभिलेख कहां से? मध्य प्रदेश से। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त? कहां से? राजगीर, पश्चिमी चंपारण।
इसका सही सी होगा। बख्तियार खिलजी ने कब उदनपुरी बिहार शरीफ को जीता था? 1198 ईस्वी में। यह कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसे बंगाल एवं बिहार विजय का श्रेय दिया जाता है। इसी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आइए, देश बिहार में विशेष रूप से ब्रह्मा विष्णु और महेश मूर्तियों के रूप में पूजे जाते थे। मध्यकालीन बिहार और गुप्त काल में ही सर पर याद रखना है, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति त्रिमूर्ति के रूप में बननी प्रारंभ हुई। त्रिमूर्ति के रूप में बननी प्रारंभ हुई थी। बिहार तिलक स्वराज को समिति के संयोजक कौन थे? और इसका सही आंसर होगा क्या? श्री कृष्ण। और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री। इन्हें क्या कहा गया? बिहार केसरी। को क्या कहा गया? भारत रत्न, यानी देश रत्न। स्वतंत्रता सेनानी। जी हाँ, आज का सफर यहीं तक रहा और हम चलते हैं और कहते हैं आपको जय हिंद।